जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करेंगे हमारा ऑडिट का लेक्चर नंबर 3। आज तक हमने 3 लेक्चर, ये हमारा थर्ड लेक्चर होने वाला है और इसमें हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। हमने जो कल क्वेश्चन आपको दिया था उस क्वेश्चन के बारे में, उसका आंसर मैंने आपको कमेंट बॉक्स में देने का कहा था। ये क्वेश्चन आपके सामने है। इस क्वेश्चन में मैंने पूछा था, अंडर प्रोविजो ऑफ सेक्शन 139 द ऑडिटर शेल फर्निश हिज रिटन कंसेंट एंड अ सर्टिफिकेट टू द कंपनी। ये कब उसको देना होता है, मतलब जब कोई ऑडिटर अपॉइंट होता है तो उसकी रिटर्न कंसेंट लगती है और वो कब उसको देनी होती है। तो मैंने आपको कल ही बोल दिया था कि विद इन 15 डेज ऑफ हिज अपॉइंटमेंट। इसका आंसर नहीं है, ये 3 आंसर जो इसमें से इसका एक आंसर होगा, तो इसका आंसर ए है बिफोर हिज अपॉइंटमेंट उसको रिटर्न कंसेंट देनी होती है। उसकी नियुक्ति से पहले उसको रिटर्न कंसेंट देनी होती है। ऑडिटर को जो रिटर्न कंसेंट है वो किसको देनी होती है? कंपनी को देनी होती है। और कंपनी 15 दिन में किसको फाइल करती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को देती है ये। ठीक है, तो क्या क्या रजिस्टर ऑफ कंपनी को देती है? जिस नोटिस में वो अपॉइंट हुआ है वो नोटिस, और उसके बाद में फॉर्म नंबर एडीटी 1, फॉर्म नंबर एडीटी 1 में वो फाइल करती है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को कि अब ये किस फॉर्म के तहत, मतलब कि इसका जो जिस ऑडिटर का अपॉइंटमेंट हुआ है वो अपॉइंटमेंट की पूरी जानकारी उस फॉर्म के तहत देती है। अब हम हमारे आज के लेक्चर की बात करते हैं। हमने कल कैजुअल वैकेंसी के बारे में बात की थी। तो कैजुअल वैकेंसी क्या थी? एज पर सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 के हिसाब से कैजुअल वैकेंसी क्या थी कि कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन इनकर हो जाती है तो ऑडिटर को अपना पद वेकेट करना होता है। उसी की जो डेफिनेशन हमने कल पढ़ी थी वो डेफिनेशन यहाँ पर मैं आज फिर से आपको बताता हूँ कि अगर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो कि सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 के अंतर्गत दी गई है, अगर इनमें से कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर अट्रैक्ट हो जाती है तो ऑडिटर को अपना पद छोड़ना पड़ता है। और ऑडिटर अपना जब पद छोड़ देता है तो वो कैजुअल वैकेंसी मतलब सामान्य रिक्ति के रूप में काउंट की जाती है। यहाँ पर आप एक बार फिर से इस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर, हिंदी में भी आज पढ़ेंगे। वेयर अ पर्सन अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ अ कंपनी इनकर्स एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन्ड इन सबसेक्शन 3, मतलब सेक्शन 141 सबसेक्शन 4 जो बात करता है उसमें ये बोला गया है कि सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन अगर इनकर हो जाती है जो कि सबसेक्शन 3 के अंतर्गत दी गई है तो ऑडिटर को अपना पद छोड़ना पड़ता है। ठीक है, ही शैल वेकेट हिज ऑफिस एज सच ऑडिटर एंड सच वेकेशन शैल बी डीम्ड टू बी कैजुअल वैकेंसी। उसको कैजुअल वैकेंसी कहेंगे। हिंदी की डेफिनेशन में पढ़ते हैं, जब किसी व्यक्ति को किसी कंपनी के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाता है, नियुक्ति के पश्चात किसी भी प्रकार की अयोग्यता आ जाती है जो कि सबसेक्शन 3 में दी गई है, तो नियुक्ति के पश्चात उसे अपने कार्यकाल को, लेखा परीक्षक को छोड़ना पड़ता है और जो कार्यकाल को खाली किया जाता है, और जो खाली किया जाएगा उस रिक्ति को क्या कहेंगे? सामान्य की रिक्ति के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, तो ये कैजुअल वैकेंसी यहाँ पर खत्म होता है। अब अगर कैजुअल वैकेंसी हो जाती है तो फिर उस कैजुअल वैकेंसी को फिल भी करनी पड़ेगी क्योंकि वो पद खाली हो गया, अब ऑडिटर की जगह खाली हो गई। तो आज के लेक्चर में हम वही पढ़ने वाले हैं, सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। इसमें कैजुअल वैकेंसी के बाद में उस रिक्ति को फिल किया जाता है, मतलब जो भी वैकेंसी खाली हुई है उस वैकेंसी को वापस से पुनः भरा जाएगा। तो वो किस प्रकार से भरा जाएगा? जैसा कि मैंने आपको कल चार्ट्स में बताया था उसी प्रकार के चार्ट्स आज भी अपने पास है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। हम चार्ट्स के ऊपर आते हैं। हाँ, चार्ट्स पे आने के पहले आपको मैं गवर्नमेंट कंपनी के बारे में डेफिनेशन बता दूं कि गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है। अपन ने अभी तक बहुत बार बात की है गवर्नमेंट कंपनी के बारे में, तो सरकारी कंपनी एक गवर्नमेंट कंपनी कौन होती है डेफिनेशन के माध्यम से पढ़ते हैं। गवर्नमेंट कंपनी इज अ कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51% की जो पेड अप शेयर कैपिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, या तो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास है, या तो आंशिक रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, आंशिक रूप से स्टेट गवर्नमेंट के पास है, या तो आंशिक रूप से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है और आंशिक रूप से एक या ज्यादा राज्य सरकारों के पास है। यही इस डेफिनेशन में लिखा है कि एक सरकारी कंपनी एक ऐसी कंपनी जिसमें पेड अप शेयर पूंजी का कम से कम 51% केंद्र सरकार के पास हो, या तो किसी राज्य सरकार या सरकारों के पास हो, मतलब एक या ज्यादा राज्य सरकारों के पास हो, या तो आंशिक रूप से केंद्र सरकार और आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों के पास होती है। अब इस
उसको गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है। अब ये जो गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें इस गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी भी आ गई। अब सब्सिडरी कंपनी मतलब वो उस जिस कंपनी पर इस सरकारी कंपनी का कंट्रोल है, मतलब जिसके अब जैसे इसके 51% शेयर किसने ले लिए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने, और ये जो सरकारी कंपनी है, इस कंपनी ने किसी और कंपनी के ऊपर कंट्रोल ले लिया, उसके 51% शेयर इस कंपनी ने ले लिए, तो वो जो कंपनी है वो भी सरकारी कंपनी कही जाएगी, क्योंकि उसमें पूरा जो कंट्रोल है वो तो इस गवर्नमेंट कंपनी का होगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, तो इसमें इंक्लूड करते हैं वो वाली सब्सिडरी कंपनी को जिसपे इस गवर्नमेंट कंपनी का कंट्रोल होता है। हम आगे चलते हैं। फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी के बाद में उस पोस्ट को वापस से भरा जाना है, तो वो पोस्ट को भरने के लिए हम क्या क्या करेंगे, मतलब वो जो कैजुअल वैकेंसी हुई है वो कैसे फिल होगी, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। पहले डेफिनेशन, उसके बाद में हमारे पास चार्ट्स हैं, हम चार्ट्स में चलेंगे। तो यहाँ पर दो केस होंगे। सबसे पहले तो कैजुअल वैकेंसी जो हुई है वो गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी हो सकती है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में भी हो सकती है। तो यहाँ पर पढ़ते हैं, इन केस ऑफ कंपनी अदर देन अ गवर्नमेंट कंपनी, मतलब किसी गैर सरकारी कंपनी में अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई तो उस वैकेंसी को कैसे फिल करेंगे। किसी गैर सरकारी कंपनी मतलब नॉन गवर्नमेंट कंपनी या अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, तो उसमें कैजुअल वैकेंसी कैसे फिल होगी। इन केस ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी बी फिल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज, मतलब कोई ऑडिटर है और वो उसने अपना पद छोड़ दिया, कैजुअल वैकेंसी हो गई, उसने पद छोड़ दिया, वैकेंसी हो गई खाली कैजुअल। अब उसके बाद में उसको वापस से फिल करना है, तो जिस दिन वो कैजुअल वैकेंसी हुई है उसके 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको फिल करेंगे विद इन 30 डेज। इफ सच कैजुअल वैकेंसी इज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन। अब कैजुअल वैकेंसी दो तरीके से खाली हो सकती है, या तो रेजिग्नेशन, वो जो ऑडिटर था वो इस्तीफा देके चला गया, रिजाइन करके चला गया, उसने अपना पद छोड़ा। क्यों छोड़ा, उसको काम नहीं करना था, मुझे नहीं करना है उस कंपनी के साथ में काम, जहां पर वो एज ऑडिटर अपॉइंट हुआ था उसमें अब उसको काम नहीं करना है, उसका मन नहीं है, मुझे नहीं करना। उसके ऊपर कोई दबाव बनाया गया कि भैया आप इस तरीके से काम करो, और वो इंडिपेंडेंट व्यक्ति है, उसको उसके हिसाब से ऑडिट करना होता है। वो कंपनी के साथ में जो भी मैनिपुलेशन हो रहे कंपनी के अंदर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसको ट्रू एंड फेयर व्यूज देने होते हैं अपने कहीं पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अंदर जो भी मैनिपुलेशन होता है उसकी सही जानकारी उसको कम्युनिकेट करनी होती है, किस तक, मेंबर्स तक, शेयर होल्डर्स तक, जो कंपनी के अंदर शेयर होल्डर्स होते हैं उन तक सही जानकारी उसको कम्युनिकेट करनी होती है इन अ फॉर्म ऑफ रिपोर्ट। और उसके ऊपर कंपनी के जो टॉप मैनेजमेंट है उसके ऊपर दबाव बना रहे और उसको बोल रहे हैं कि आप इस तरीके से काम करो या हमारा ये वाली बात आप सुनो, तो वो ये चीज के बदले उसको काम नहीं करना था, उसने रेजिग्नेशन दे दिया और वो छोड़ के चला गया। तो कैजुअल वैकेंसी कब हो गई, रेजिग्नेशन के केस में अगर होती है तो विद इन 30 डेज उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करनी होती है। ठीक है, उसके बाद आगे लिखा है एज अ रिजल्ट ऑफ रेजिग्नेशन, अगर रेजिग्नेशन की वजह से होती है ऑफ एन ऑडिटर सच अपॉइंटमेंट शेल ऑल्सो बी अप्रूव्ड बाय द कंपनी एट अ जनरल मीटिंग कन्वेड विद इन 3 months ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ द बोर्ड। अब भैया ये पॉइंट क्या बोलता है, इस पॉइंट में ऐसा है कि अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो वहां वैकेंसी खाली हो गई। अब वो जो वैकेंसी है ना उसको 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को फिल करनी है। 30 दिन के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस वैकेंसी को फिल करेंगे, और उसके बाद में जब जिस दिन वो ऑडिटर रिकमेंड हुआ था उसके 3 मंथ में उस अपॉइंटमेंट को अप्रूव कराना होगा मेंबर्स से। ये बात है, ये चार्ट्स में अपन चलेंगे तो चार्ट्स में आपको ज्यादा आसानी से ये समझ में आएगा। अभी आप इतनी बात याद रखो कि अगर कोई कैजुअल वैकेंसी हो गई तो कैजुअल वैकेंसी को इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, मतलब किसी गवर्नमेंट कंपनी के अलावा किसी दूसरी कंपनी में अगर हो गई कैजुअल वैकेंसी तो उसको कौन फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ सच वैकेंसी। मतलब जिस दिन वो वैकेंसी हुई उसके 30 दिन में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको भर देंगे और उसको मेंबर्स से अप्रूव कराना पड़ेगा फ्रॉम विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिकमेंडेशन। अब मैं यहाँ पर आपको चार्ट्स में आगे लेके चलूंगा तब आपको मैं बताऊंगा। अब होता है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी होती है तो टू बी फिल्ड बाय, मतलब कौन उस वैकेंसी को भरेगा, उसको भरेंगे सीएजी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया विद इन 30 डेज, 30 दिन के अंदर, जिस दिन वैकेंसी उसके 30 दिन के अंदर। और इट मे बी नोटेड दैट इन द केस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया डज नॉट फिल द वैकेंसी, अगर वो फेल हो जाते हैं, वो उस वैकेंसी को नहीं भरते हैं, तो फिर आगे उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज वो वैकेंसी को फिल कर देंगे। इसी को हम हिंदी में भी पढ़ते हैं
फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी का सेक्शन 139 सबसेक्शन 8, आकस्मिक रिक्त पद को भरना, मतलब कैजुअल वैकेंसी हो गई उसको फिल करना। तो इन केस ऑफ एक गैर सरकारी कंपनी के केस में वो कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा, उस कैजुअल वैकेंसी को फिल करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विद इन 30 डेज। यहां पे लिखा है सरकारी कंपनी के अलावा किसी अन्य कंपनी में के मामले में 30 दिनों के भीतर निदेशक मंडल मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा उस पद को भरा जाएगा। यदि ऐसी आकस्मिक रिक्ति एक लेखा परीक्षक के इस्तीफे के रूप में, इस्तीफे के परिणाम से अगर ये हुई है, अगर उस ऑडिटर ने रिजाइन किया है तभी ये काम करना है, ठीक है। अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो क्या होगा, ऑडिटर ने अगर रिजाइन कर दिया, इस्तीफा दे दिया, तो अगर इस्तीफे के परिणाम स्वरूप ये वैकेंसी आती है तो ऐसी नियुक्ति को कंपनी द्वारा साधारण सभा में अनुमोदित किया जाएगा, मतलब रिकमेंड किया जाएगा, और बोर्ड की सिफारिश के 3 महीने में उसका अनुमोदन किया जाना चाहिए, मतलब मेंबर से उसको अप्रूव कराना होगा, अनुमोदित कराना होगा विद इन 3 मंथ्स ऑफ सच रिकमेंडेशन। अब हम चार्ट्स पे चलेंगे। अब उसके बाद सरकारी कंपनी के केस में, उसको कौन भरेगा, तो उसको विद इन 30 डेज कौन भर देगा, हमारा CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। अगर उन्होंने नहीं भरी उस वैकेंसी को तो फिर उसको कौन भरेगा, उसको 30 दिन के अंदर निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भरा जाएगा, ठीक है। 30 दिन में सबसे पहले नियंत्रक महालेखा परीक्षक मतलब CAG के द्वारा भरा जाना चाहिए इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी में, और अगर वो नहीं भरते हैं तो उसको फिर जो उसकी जो पावर है वो किसको पास ऑन हो जाएगी, निदेशक मंडल को। निदेशक मंडल आगे 30 दिनों में उस रिक्ति को फिल करेंगे। अब हम आगे चलेंगे। आगे हमारे पास ये चार्ट है, ये चार्ट अभी जो हमने थ्योरी पढ़ी, ये पूरे चार्ट के अंदर ये लेक्चर समाप्ति की ओर आगे बढ़ेगा। अब यहाँ पर बोला गया है वही जो चीज हमने अभी थ्योरी में पढ़ी, उसी चीज को हम यहाँ पर इस चार्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे लिखा है फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी। कैजुअल वैकेंसी आपको समझ में आ गई, सेक्शन है सेक्शन 139(8), ठीक है, सेक्शन 139 सब सेक्शन 8 जो सेक्शन है ये किसका है, फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी का। अब ये है इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी सरकारी कंपनी के केस में रेजिग्नेशन से, अगर इस्तीफे से ये पद खाली हुआ है तो उसको कौन भरेगा, तो टू बी फिल्ड बाय CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, निदेशक महालेखा परीक्षक के द्वारा विद इन 30 डेज ऑफ सच कैजुअल वैकेंसी। वो जब कैजुअल वैकेंसी हुई है उसके 30 दिन के भीतर CAG के द्वारा भरा जाएगा। अगर CAG नहीं भरते हैं, CAG फेल हो गए, तो कौन भरेगा, तो इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विल फिल विद इन 30 डेज, मतलब जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है वो भरेंगे। ये कब हो रहा है, गवर्नमेंट कंपनी के केस में, और रिजाइन किया है किसने, यहाँ पर रिजाइन किसने किया है, यहाँ पे ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है। यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी के केस में वो नहीं दिया है, यहाँ पे है ना, अप्रूवल का यहाँ पे नहीं है, जिसमें है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अब रिजाइन, यहाँ पे रिजाइन का अपन ने बात कर ली। अब होता है 3D, मतलब एक कैजुअल वैकेंसी कब हो सकती है, या तो ऑडिटर की मृत्यु हो जाए, या तो एनी ऑफ द डिस्क्वालिफिकेशन अट्रैक्ट हो जाए, मतलब कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन जो सेक्शन 141 सबसेक्शन 3 में दी गई है वो डिस्क्वालिफिकेशन आ गई कोई सी, या तो ऑडिटर की डेथ हो गई, या तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अगर हमने किसी फर्म को एज ऑडिटर अपॉइंट किया था और वो फर्म ही डिसॉल्व हो गई, वो फर्म ही बंद कर दी, 2 पार्टनर्स के बीच में झगड़ा हो गया और वो फर्म डिसोल्यूशन की तरफ आ गई कि अब हमको साथ में नहीं काम करना है और अब हम हमारे रास्ते अलग कर लेते हैं, तो वो फर्म जिस नाम से उन्होंने फर्म बनाई थी अब वो फर्म को बंद कर रहे हैं। तो अब भाई वो तो ऑडिटर अपॉइंट हो गई थी किसी कंपनी में, तो वो पद खाली हो जाएगा, वहां पे कैजुअल वैकेंसी आ जाएगी उस कंपनी में। तो उस कैजुअल वैकेंसी को कैसे भरेंगे, तो अगर वो सरकारी कंपनी थी और 3D मतलब डेथ, डिसोल्यूशन या डिस्क्वालिफिकेशन, इन तीनों में से किसी केस की वजह से ऐसा हुआ था तो भी यही प्रोसेस चलेगा, टू बी फिल्ड बाय CAG, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के द्वारा उसको वैकेंसी को 30 दिन के भीतर भरा जाना चाहिए। अगर वो नहीं भरेंगे तो फिर आने वाले 30 दिनों में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उसको भरना पड़ेगा। उसके बाद में यही चीज हम नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में पढ़ेंगे, मतलब गैर सरकारी कंपनी के केस में अगर इस्तीफा दे दिया किसने, ऑडिटर ने, तो क्या करना है, उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस वैकेंसी को फिल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ सच कैजुअल वैकेंसी, ठीक है। उसके बाद में इनको यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही उसको फिल करेंगे, और ये जो यहाँ पर अपॉइंटमेंट हो रहा है वो रिकमेंडेशन के 3 मंथ्स में उसको मेंबर से अप्रूव कराना पड़ेगा। मैं एक टाइमलाइन बना के आपको बताता हूँ कि ये क्या है रिकमेंडेशन वाला, इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा। यहाँ पर एक टाइमलाइन बनाते हैं, यहाँ पर हुई थी कैजुअल वैकेंसी, यहाँ पर हो गई सामान्य रिक्ति,
ठीक है, इस दिन ऑडिटर छोड़ के चला गया, यहाँ पे हो गई कैजुअल वैकेंसी। अब यहाँ पर होते हैं हमारे 30 दिन, यहाँ पर 30 दिन में यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर कैजुअल वैकेंसी को फिल किया जा रहा है। अब ये जो अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो क्या ये जो मीटिंग आएंगे यहाँ पे, इस मीटिंग के अंदर क्या ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो करेंगे, आके बोलेंगे कि किसको ऑडिटर अपॉइंट करें, ये चीज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। 30वें दिन जिस दिन यहाँ पे वो हो रही है मीटिंग, उस दिन यहाँ पर क्या अपॉइंटमेंट करेंगे, अपॉइंटमेंट तो इसी दिन करेंगे, लेकिन इस दिन क्या सोचने बैठेंगे कि हम किसको अपॉइंट करें, तो उसके पहले यहीं पे कहीं पे इन्होंने रिकमेंड कर दिया होगा कि हम इस फर्म को या इस इंडिविजुअल को एज अ ऑडिटर अपॉइंट करना चाहते हैं। तो ये 30 दिन में, यहाँ पे जो 30वें दिन होगा, ये तो जिस दिन ये रिकमेंडेशन हुई थी ना, उसके बाद में यहाँ पे 3 महीने में, ये आने वाला टाइम, ये यहाँ पे 3 महीने में मेंबर से अप्रूव कराना पड़ेगा। अब मेंबर से अप्रूव कराना है, तो अगर आप आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ गया होगा कि मेंबर्स ने इसको अप्रूव नहीं किया तो ये वैकेंसी तो फिल हो ही नहीं रही है। तो भैया ये जब मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया तो मेंबर्स आए होंगे ना उस मीटिंग में, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करी होगी अप्रूवल के लिए, अब वो 3 महीने में उसको अप्रूव नहीं कर रहे, तो भैया आ ही गए ना मेंबर्स, तो उस वाली मीटिंग जो जिसमें उन्होंने डिसअप्रूव किया है, वहां पे किसी दूसरे ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे, तो कैजुअल वैकेंसी तो फिल हो ही जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि इन केस ऑफ अ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, अगर रेजिग्नेशन मतलब इस्तीफे की वजह से कोई कैजुअल वैकेंसी इनकर हो गई, अकर हो गई, तो उसको सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन के अंदर भरेंगे, और उसके बाद में उस अप्रूवल को, उसको अप्रूव कराना पड़ेगा उस अपॉइंटमेंट को विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिकमेंडेशन, विद इन 3 मंथ्स ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं, विद इन 3 मंथ्स ऑफ रिकमेंडेशन, मतलब जिस दिन रिकमेंड किया था उसके 3 महीने में मेंबर्स से अप्रूव कराना पड़ेगा। अगर मेंबर्स ने अप्रूव नहीं किया तो भैया नहीं किया ना, तो जिस दिन वो मेंबर्स ने डिसअप्रूव किया, किसी मीटिंग में आए होंगे, वहां पे अप्रूवल लेनी होगी, अप्रूवल नहीं दे रहे, तो भैया तुम फिर कोई दूसरा, अब मिल ही गए हो ना मेंबर्स, तो कोई दूसरा ऑडिटर अपॉइंट कर दो। अब आगे चलते हैं यहाँ पे, अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में 3D हो जाता है, मतलब डेथ, डिसोल्यूशन या डिस्क्वालिफिकेशन, तीनों में से कुछ भी आ जाता है, वैकेंसी आ जाएगी, उसको कौन भरेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही भरेंगे विद इन 30 डेज, ठीक है। अब आगे की बात करें, ये जो ऑडिटर्स अपॉइंट हो रहे हैं, ये अपना जो पद है वो कब तक होल्ड करेंगे, तो यहाँ पे लिखा है होल्ड द ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम, मतलब जिस दिन अपॉइंट हो रहे हैं ना, उसके बाद में जो नेक्स्ट एजीएम होगी वो तब तक ही अपना ऑफिस होल्ड करेंगे। यहाँ पे 6th एजीएम वाला तक का जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, वो यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि ये कैजुअल वैकेंसी के थ्रू अपॉइंट हो रहे हैं, ना कि फर्स्ट ऑडिटर और सब्सिक्वेंट ऑडिटर, ऐसा नहीं हो रहा है। जो फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट हो रहे थे वो भी फर्स्ट एजीएम तक ही अपना कार्यकाल रह रहा था उनका, और अपने पद पर वो फर्स्ट एजीएम के समापन तक ही रह रहे थे, है ना। और जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर थे नॉन गवर्नमेंट कंपनी के, सिर्फ वो ही 6th एजीएम तक अपना पद पर बने रह रहे थे, है ना। और ये जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहे हैं, ये कैजुअल वैकेंसी के तहत हो रहे हैं, मतलब वहां पे कोई पद खाली हो गया, कैसे, या तो ऑडिटर छोड़ के चले गए, या तो 3D केस हो गया, मतलब डिसोल्यूशन हो गया फॉर्म का, या तो डेथ हो गई, या तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन इनकर हो गई। तो ये जो इनके जिस दिन ये हो रहा है ना, जिस दिन अपॉइंट हो रहे हैं, उसके नेक्स्ट एजीएम जो होगी तब तक अपना कार्यकाल या अपना पद संभाल के रखेंगे तब तक ही, उसके बाद में फिर एनुअल जनरल मीटिंग में इनका कार्यकाल खत्म हो जाएगा, तो फिर नया सब्सिक्वेंट ऑडिटर यहाँ पे अपॉइंट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो भी है, ये नेक्स्ट एजीएम तक ही अपना ऑफिस होल्ड करेंगे, सबका ऐसे ही। और इनका तो ऐसा ही था पहले से, गवर्नमेंट कंपनी के केस में क्या था, सरकारी कंपनी के केस में, कि इनका ऑडिटर तो हर साल नेक्स्ट एजीएम तक ही चल रहा था, तो इनके लिए यहाँ पे अपन ने लिखा नहीं है, तो ठीक है। ये अपना खत्म होता है यहाँ पर फिलिंग ऑफ कैजुअल वैकेंसी सेक्शन 139 सबसेक्शन 8। यही चीज अपन ने हिंदी में बनाई है, तो एक बार हिंदी में भी हम रिकैप दे देते हैं, पढ़ लेते हैं कि आकस्मिक रिक्ति को भरना, मतलब कोई कैजुअल वैकेंसी को फिल करना, उसका कैसा होगा। गैर सरकारी कंपनी के केस में अगर इस्तीफा दे दिया या त्याग पत्र दे दिया किसने, ऑडिटर ने, तो किसको कौन फिल करेगा, तो निदेशक मंडल फिल करेंगे 30 दिनों के भीतर आकस्मिक रिक्ति को। अगर ऐसी नियुक्ति होती है कैजुअल वैकेंसी इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी, तो कौन फिल करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिल करेंगे, और मेंबर से फ्रॉम डेट ऑफ रिकमेंडेशन उसको अप्रूव कराएंगे मेंबर्स से, ठीक है। तो यही लिखा है, ऐसी नियुक्तियों को सदस्यों द्वारा सिफारिश की तारीख से 3 महीने के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए, अप्रूव किया जाना चाहिए, और अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेंगे, तो अगली वार्षिक सामान्य सभा के समापन तक पद पर बना रहेगा। सेम अगर मृत्यु, विघटन या अयोग्यता के कारण, मतलब
ऑडिटर की मृत्यु हो गई, मतलब फर्म का विघटन हो गया, या तो कोई डिस्क्वालिफिकेशन या अयोग्यता आ गई, तो निदेशक मंडल इसको 30 दिन में इस आकस्मिक रिक्ति को फिल कर देंगे और जो ऑडिटर आएगा वो नेक्स्ट एजीएम के समापन तक यहाँ पर रहेगा। सरकारी कंपनी के केस में अगर ऑडिटर ने इस्तीफा दे दिया तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा ऐसी आकस्मिक रिक्ति को 30 दिन के भीतर भरा जाना चाहिए। ठीक है, और अगर मृत्यु, विघटन या अयोग्यता के कारण होता है तो भी निदेशक मंडल द्वारा 30 दिन में भरा जाना चाहिए। अगर निदेशक मंडल ये नियंत्रक महालेखा परीक्षक फेल हो गया तो यहाँ पर सीएजी फिल करेंगे, नियंत्रक महालेखा परीक्षक विद इन 30 डेज। और अगर ये फेल हो गए तो फिर करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। विफलता के मामले में निदेशक मंडल 30 दिनों के भीतर रिक्ति को भरेंगे। ठीक है, तो ये हिंदी में भी हमने पढ़ लिया। अब हम लेक्चर में आगे चलते हैं। कैजुअल वैकेंसी बाय रेजिग्नेशन, ऑडिटर्स ड्यूटी इन केस ऑफ रेजिग्नेशन। अब देखो, अगर कैजुअल वैकेंसी आई किस वजह से, रेजिग्नेशन के, अगर ऑडिटर ने छोड़ दिया तो भैया कारण पता करना पड़ेगा ना कि ऑडिटर ने रिजाइन क्यों किया। तो यहाँ पर ऑडिटर के ऊपर एक ड्यूटी आती है, अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया है तो भैया कारण भी तो पता होना चाहिए ना कि ऑडिटर ने क्यों छोड़ा। तो ऑडिटर के ऊपर यहाँ पर एक ड्यूटी लगा दी है कि इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो एज पर सेक्शन 140 सब सेक्शन 2, यहाँ पर बोला गया है एज पर सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, द ऑडिटर who has resigned from the company shall file within a period of 30 days from the date of resignation। क्या फाइल करना है? A statement in the prescribed form number ADT3 as per rule 8 of CAAR with the company and the registrar। मतलब यहाँ पर ऑडिटर के ऊपर एक लाइबिलिटी आती है कि भैया तूने इस्तीफा दिया, कोई बात नहीं, तू छोड़ के जा रहा है, कोई बात नहीं, तू एक काम पूरा करके जा। छोड़ दिया ना तूने, तो तू फॉर्म ADT नंबर 3 में एक स्टेटमेंट फाइल करके जा जिसमें कि कारण भी लिख के जा कि मैं क्यों छोड़ के जा रहा हूं। ठीक है, और वो किसको फाइल करना है? कंपनी को भी बता के जाना है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जहां पर कंपनी रजिस्टर हुई है तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी ये चीज तू बता के जाएगा फॉर्म नंबर ADT 3 में। मतलब अगर ऑडिटर ने रिजाइन किया है इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी तो तुम जाओ छोड़ के, हमको कोई वास्ता नहीं, आप छोड़ के चले जाओ, लेकिन आप एक काम पूरा करके जाओ। क्या करना है? ADT नंबर 3 फॉर्म में आपको एक स्टेटमेंट फाइल करना है विद इन 30 डेज, 30 दिन के भीतर। जिस दिन आप रिजाइन कर रहे हो ना उसके 30 दिन के भीतर एक स्टेटमेंट फाइल करके जाओ। किसको? कंपनी को और रजिस्ट्रार ऑफ द कंपनी को। ठीक है, इन फॉर्म नंबर ADT नंबर 3 में। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी भी ये चीज होगी। In case of the company referred to section 139 subsection 5, 139 subsection 5 में अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात की गई है। अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की बात की, तो ये गवर्नमेंट कंपनी का केस है। दैट इज गवर्नमेंट कंपनी, द ऑडिटर शैल ऑल्सो फाइल सच स्टेटमेंट विथ CAG। यहाँ पे सबको बताओ, CAG को भी बताओ, कंपनी को भी बताओ और कंपनी के रजिस्ट्रार को भी बताओ। यही काम जो ऊपर किया है ना 30 दिन में ADT नंबर 3 फॉर्म में, दो फाइल करो एक स्टेटमेंट। किसको करना है? ऑडिटर को करना है। किसको फाइल करेगा? 30 दिन के भीतर, जिस दिन उसने रिजाइन किया है उसके 30 दिन के भीतर वो CAG को भी देगा। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी CAG को भी दो, कंपनी को भी दो और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी दो। और उसमें लिखो द ऑडिटर शेल इंडिकेट द रीजन, भैया क्यों छोड़ के जा रहे हो उसका रीजन भी दो। एंड अदर फैक्ट्स एज मे बी रेलेवेंट विद रिगार्ड टू हिज रेजिग्नेशन, की भैया मैंने क्यों रिजाइन दिया उसका मैं कारण भी यहाँ पे लिख दूं, उसके जो रीजंस हैं वो भी मैं लिख दूं, और अदर फैक्ट्स अगर कोई है तो वो भी मैं लिख दूं। तो यहाँ पे सेक्शन 140 सब सेक्शन 2 क्या बात कर रहा है? ऑडिटर्स की ड्यूटी के बारे में बात कर रहा है कि ऑडिटर ने रिजाइन किया है तो क्या कारण हो सकते हैं। वो कारण वो किसको बताए? इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी में कंपनी को भी बताए, एक स्टेटमेंट फाइल करे फॉर्म नंबर ADT 3 में 30 दिन के भीतर, उसके रेजिग्नेशन से 30 दिन के भीतर किसको? कंपनी को और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को। इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी के केस में उसको क्या करना है? उसको CAG को भी फाइल करना है वही स्टेटमेंट, कंपनी को भी फाइल करना है और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को भी फाइल करना है विद इन 30 डेज ऑफ हिज रेजिग्नेशन इन फॉर्म नंबर ADT 3। यहाँ पे ऑडिटर की ड्यूटी की बात खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। यही चीज को हमने हिंदी में भी लिखा होगा, इस्तीफे द्वारा आकस्मिक रिक्ति। इसी में यही लिखा है, गैर सरकारी कंपनी के मामले में अधिनियम की धारा 140 उपधारा 2 के अनुसार कंपनी से इस्तीफे देने वाले लेखा परीक्षक को
इस्तीफे की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर निर्धारित फॉर्म ADT 3 में एक बयान दाखिल करना होगा। ADT 3 में एक बयान दाखिल करना होगा एज पर CAR के नियम 8 के अनुसार कंपनी को और रजिस्ट्रार के साथ में। अगला सेक्शन 139(5) अर्थात सरकारी कंपनी की दशा में कंपनियों के मामले में लेखा परीक्षक कंपनी और रजिस्ट्रार के साथ में CAG मतलब नियंत्रक महालेखा परीक्षक के पास भी ऐसा विवरण दाखिल करेगा और अंकेक्षक मतलब ऑडिटर अपने इस्तीफे के संबंध में प्रासंगिक कारणों और अन्य तथ्यों को इंगित करेगा। मतलब जो भी रीजंस हैं या अदर फैक्ट्स है इसमें भी प्रेस्क्राइब, वो सारे फैक्ट्स यहाँ पे उसको लिखने पड़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आपके लिए फिर से एक महत्वपूर्ण जानकारी, परीक्षा प्रो क्या चीज है? तो आपको एक ही सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत सारी टेस्ट सीरीज मिलती है। यहाँ पर आपको फ्रेश कंटेंट और आपको यहाँ पे 5000 से ज्यादा मॉक टेस्ट उपलब्ध हैं। तो आप इस परीक्षा प्रो के सब्सक्रिप्शन को लेकर बहुत सारी एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हो। उसी सब्सक्रिप्शन में आपको ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 की टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर ऐड हो गई है और ग्रुप 2 सब ग्रुप 2 का डेली डोज सब्जेक्ट वाइज डेली डोज यहाँ पर चल रहा है, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। आपको परीक्षा प्रो का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए परीक्षा एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आपको परीक्षा प्रो का वन टाइम 1 साल का सब्सक्रिप्शन आपको मिलेगा। तो उस सब्सक्रिप्शन के थ्रू आप ये टेस्ट सीरीज को एंजॉय कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। तो मैंने आपको यहाँ पर जो भी पढ़ाया उसके ऊपर हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर शैल बी मेड इन फॉलोइंग मैनर। मतलब यहाँ पर जो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा? सरकारी कंपनी के मामले में आगामी लेखा परीक्षक की नियुक्ति निम्नलिखित तरीके से की जाएगी। मतलब कैसे की जाएगी, कौन करेगा इसकी? तो मैंने आपको पढ़ाया था सेक्शन 139 सबसेक्शन 5 अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। यहां पर बोला गया था विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ फाइनेंशियल ईयर CAG अपॉइंट करेंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर नंबर सी होगा। कौन अपॉइंट करेगा? एज पर सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सब्सिक्वेंट ऑडिटर की बात की गई है तो कौन अपॉइंट करेगा? यहाँ पर CAG अपॉइंट करेंगे विद इन 180 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ ईयर। और ये अपना ऑफिस कब तक होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेन्योर ऑफ ऑडिटर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अभी मैंने जस्ट एक पॉइंट बोला कि ये कब तक अपना ऑफिस होल्ड करेगा? टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM, जो भी आने वाली AGM है। 6th AGM तक तो नॉन गवर्नमेंट के केस में है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी के। और टिल द टाइम CAG रिमूव्स, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक CAG की मर्जी हुई जब तक नियंत्रक महालेखा परीक्षक की मर्जी हुई ऑडिटर से काम करवाता रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। तो क्या आएगा यहाँ पर? टिल द कंक्लूजन ऑफ AGM, मतलब जब तक AGM का समापन नहीं हो जाता तब तक ये ऑडिटर उसके पद पर बना रहेगा। मतलब जब ये अपॉइंट हो रहा है उसकी नेक्स्ट AGM तक ये अपने पद पर बना रहेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। आगे वाले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। द वर्ड फर्म फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 139 शैल इंक्लूड। फर्म शब्द में क्या क्या इंक्लूडेड है? थोड़ा सा अलग प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको ये। तो मैंने आपको पढ़ाया था डिस्क्वालिफिकेशन का जो था सेक्शन 141 सबसेक्शन 3, उसका पॉइंट नंबर 1 था अ बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप को छोड़कर बाकी सब कुछ अ बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। अदर देन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप मतलब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म क्रिएट करके इंडिविजुअल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्या कर सकते हैं? ऑडिट कर सकते हैं। मतलब इंडिविजुअली तो खुद कर ही सकते, एक फर्म के नाम पे अगर आपको ऑडिट लेने हैं तो आपको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्रिएट करनी पड़ेगी, तब ही आप ऑडिट कर सकते हैं। तो उस फर्म में क्या इंक्लूड होगा? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप इंक्लूड होगा, दूसरा कुछ भी इंक्लूड नहीं होगा। और यहाँ पे फर्म की बात की गई है, ठीक है। तो अन इंडिविजुअल ऑडिटर तो यूं भी ऑडिट करता ही है, और फर्म शब्द में इसको क्यों शामिल करेंगे? इंडिविजुअल ऑडिटर को क्यों शामिल करेंगे? तो यहाँ पर जो आंसर होगा ये आंसर नंबर बी होगा। यहाँ पर इंडिविजुअल ऑडिटर तो यूं भी ऑडिट कर ही सकता है। अगर फर्म बना के ऑडिट करना है तो लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फॉर्म करेगी। एक इंडिविजुअल ऑडिटर एंड LLP बोथ, हाँ ये दोनों एलिजिबल फॉर है
अपॉइंटमेंट में ये फर्म की डेफिनेशन में ये आता है सिर्फ। और अ कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट अदर देन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप डिस्क्वालिफिकेशन का पॉइंट नंबर 1, तो कंपनी तो पहले ही बाहर थी, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी, आज के लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन। इन केस ऑफ कैजुअल वैकेंसी इन गवर्नमेंट कंपनी इट शेल बी फिल्ड इन द फॉलोइंग मैनर। भैया जो कैजुअल वैकेंसी होती है इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, अगर गवर्नमेंट कंपनी के केस में कैजुअल वैकेंसी होती है तो कौन फिल करेगा? सबसे पहले तो इसको सीएजी फिल करेंगे विद इन 30 डेज ऑफ सच कैजुअल वैकेंसी। अगर सीएजी नहीं करता है तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन 30 डेज। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले करेगा कौन? विद इन 30 डेज बाय सीएजी। और अगर सीएजी फेल हो गए तो फिर कौन करेगा? फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे विद इन नेक्स्ट 30 डेज। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ फेलियर का केस लिखा हुआ नहीं है, तो सबसे पहला ही आंसर नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम आगे वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आगे वाला हमारा क्वेश्चन 5 क्या बोलेगा? क्वेश्चन नंबर 5 है इन केस ऑफ ऑडिटर रिजाइंस, अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है तो ही शेल फाइल ए स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द रीजंस एंड अदर फैक्ट्स विथ, किसको किसको देना है? ये भी थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आपको ऑप्शंस देख के लगेगा कि यार इसका आंसर क्या होना चाहिए। आप ऑप्शंस पढ़ो और आप ऑप्शंस देख के आंसर लगाओ। यहाँ पर है सरकारी कंपनी में अगर आकस्मिक रिक्ति के मामले में इन निम्नलिखित तरीकों से भरा जाएगा। ठीक है, हाँ निम्नलिखित तरीके से भरा जाएगा और उसको किसको फाइल करना है? स्टेटमेंट ये लिखा है, क्वेश्चन का थोड़ा सा ड्राफ्टिंग गलत है। तो अगर ऑडिटर रिजाइन कर देता है he shall file a statement indicating the reasons and other facts with, किसको किसको देना है? मतलब एक ऑडिटर ने अगर रिजाइन कर दिया तो उसको किसको किसको स्टेटमेंट फाइल करना है? तो इन केस ऑफ नॉन गवर्नमेंट कंपनी उसको कंपनी को भी देना है, उसको रजिस्ट्रार को भी देना है, और इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी उसको सीएजी को भी देना है, कंपनी को भी देना है और रजिस्ट्रार को भी देना है। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। यहाँ पर एक स्पेसिफिक केस नहीं लिखा हुआ है कि किस कंपनी के बारे में बात कर रहा है। अगर ऑडिटर रिजाइन कर दे, क्वेश्चन बोल रहा था अगर ऑडिटर रिजाइन कर दे, इसका आंसर ऑल ऑफ दिस क्यों आया वो समझा रहा हूँ। अगर ऑडिटर रिजाइन कर दे तो उसको जो स्टेटमेंट फाइल करना है वो किसको किसको फाइल करना है? तो जो स्टेटमेंट फाइल, यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंपनी का नाम लिया ही नहीं उन्होंने बोला ही नहीं कि गवर्नमेंट कंपनी के केस में या नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में। तो यहाँ पे क्या करना है? उसको नॉन गवर्नमेंट कंपनी के केस में कंपनी को देना है और रजिस्ट्रार को देना है, और गवर्नमेंट कंपनी के केस में सीएजी को भी देना है, रजिस्ट्रार को भी देना है और कंपनी को भी देना है। तो ऑल ऑफ दिस, मतलब ये स्टेटमेंट किसको किसको फाइल करना रहता है? सभी को, अगर ऑडिटर रिजाइन करता है। तो यहाँ पे ऐसी बात की ही नहीं गई थी। तो ये थे हमारे आज के सेशन से रिलेटेड 5 क्वेश्चंस। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, मैंने कल एक आपको क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 6, जो लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपके साथ डिस्कस किया, उसका रिस्पॉन्स सिर्फ 2 लोगों ने दिया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये जो कंटेंट मिल रहा है, ये कंटेंट आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, और अगर आपको प्रॉब्लम नहीं है तो आप इन्वॉल्व होइए लेक्चर के साथ में, आप आंसर्स करिए, तो हमें भी पढ़ाने में इंटरेस्ट आएगा। या फिर आप तक चीजें सही तरीके से डिलीवर हो रही है नहीं हो रही है पता कैसे लगेगा? आप इन्वॉल्व ही नहीं हो रहे हो उस चीजों में, तो आप इन चीजों में इन्वॉल्व हो। अगर आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है तो आप उसका आंसर वहां पर दो। ठीक है, तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आप इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए मैं आगे लेकर आता रहूंगा। और हाँ, बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर डाउट था कि क्या आप इनकम टैक्स और कॉस्ट अकाउंटिंग भी पढ़ाओगे? तो हम इनकम टैक्स तो पढ़ेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग तब पढ़ेंगे जब हमारे पास समय बचेगा। और कॉस्ट अकाउंटिंग में सारा कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो हम उसको 1 या 2 लेक्चर में उसको हम पढ़ के जरूर एक बार समझेंगे जरूर। तो ये आपको इसके बारे में आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसे वीडियोस बनाते रहेंगे। आपकी तैयारी में हम आपके साथ खड़े हुए हैं। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।